Hi, my name is Kamal Krishna and you are watching Exam Play. So इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था फंड बेस्ड फैसिलिटीज में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन और बिल फाइनेंस आते हैं। सो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज में मेनली दो ऑप्शंस होते हैं, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। इस फैसिलिटी में इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है बैंक की तरफ से। बैंक तब इंटरफेयर करता है कस्टमर की तरफ से या एप्लीकेंट की तरफ से जब वो एप्लीकेंट या कस्टमर किसी कंडीशन में डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है, सो अब देखते हैं वन बाय वन। सो बैंक गारंटी एक कमिटमेंट है बैंक के थ्रू एक थर्ड पार्टी को कि अगर ये कस्टमर या ये एप्लीकेंट किसी भी कंडीशन में फेल होता है पेमेंट करने में या परफॉर्मेंस में, तो वहां पे बैंक अश्योर करती है थर्ड पार्टी को कि बैंक उसकी जगह इंटरफेयर करेगी और उसका नुकसान नहीं होने देगी। ठीक है, तो बैंक गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, एप्लीकेंट यानी कि कस्टमर, और बेनिफिशियरी यानी कि वो थर्ड पार्टी जिसको वो गारंटी दे रही है बैंक कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बैंक इंटरवेन करेगी, और तीसरी पार्टी होती है द बैंकर या फिर गारंटर। सो बैंक गारंटी तीन तरह की होती है, थ्री टाइप्स होते हैं, फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस और डिफर्ड पेमेंट्स। इन तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है कि बैंक हमेशा किसी पार्टी की एप्लीकेंट की कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो बैंक उसे पूरी करेगी। डिफरेंस बस इसमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है कि सपोज कोई टेंडर इशू हुआ, ठीक है, और वो कस्टमर को वो टेंडर मिल गया, मान लो किसी इंडिविजुअल को वो टेंडर मिल गया, और गवर्नमेंट क्या करती है कि टेंडर इशू करने से पहले, जैसे टेंडर में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि हर कोई अपनी बेस्ट प्राइस देता है, बिडिंग जैसे बिड प्राइस कहते हैं, तो उस बिडिंग में बैठने से पहले हर एक इंडिविजुअल से गवर्नमेंट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाती है। अर्नेस्ट मनी कहते हैं, फिर कॉशन डिपॉजिट कहते हैं, फिर कॉशन मनी कहते हैं। तो बेसिकली ये उस ऑक्शन में बैठने की प्राइस होती है। सपोज 1 करोड़ का कोई मान लो टेंडर हो गवर्नमेंट का या किसी भी XYZ एंटिटी का, जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही हो, कोई प्राइवेट पार्टी भी टेंडर इशू कर सकती है। ठीक है, तो जैसे 1 करोड़ का है तो कभी कभी क्या होता है परसेंटेज भी होता है, कभी हो सकता है फिक्स्ड अमाउंट भी हो अर्नेस्ट मनी का या फिर कॉशन डिपॉजिट का। 1 करोड़ का अगर मान लो टोटल टेंडर की वैल्यू है तो हो सकता है 5 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी हो। तो वहां पे ऑक्शन में बैठने के लिए वो एंटिटी कहती है कि पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाओ, सो दैट उसके बाद ही तुम्हें बिडिंग करने का राइट मिलेगा वहां पे। ठीक है, अंदर ऑक्शन में। तो ये इसलिए किया जाता है सो दैट कोई सीरियस कस्टमर या कोई सीरियस एप्लीकेंट उस ऑक्शन में बैठे। अब यहाँ पे क्या होता है फाइनेंशियल गारंटी में कि सपोज मैंने अर्नेस्ट मनी या कॉशन मनी जमा करा दिया, फिर उसके बाद बिडिंग में बैठा, अगर मुझे टेंडर मिल जाता है तो वो जो टोटल वैल्यू थी सपोज टेंडर की 1 करोड़, तो उसमें से 5 लाख माइनस हो जाता है और बाकी का मुझे और काम करना होता है 95 लाख का। और अगर मैं उस ऑप्शन से बाहर हो जाता हूँ या फिर मुझे ऑप्शन या फिर मुझे टेंडर नहीं मिलता तो मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। तो फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है, द बैंकर इशूज गारंटी इन फेवर ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगेंस्ट कॉशन डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉजिटेड बाय बैंक्स क्लाइंट। सो बेसिकली अगर मैं मान लो टेंडर जीत भी गया और उसके बाद मैंने काम नहीं किया, तो कम से कम गवर्नमेंट के पास वो 5 लाख रुपए जो जमा हो गए वो गवर्नमेंट के या फिर उस प्राइवेट एंटिटी के वो 5 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, टेंडर जीतने के बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं पूरा काम करके दूं, बट अगर मैं नहीं करता हूं तो 5 लाख रुपए जो मैंने अर्नेस्ट मनी जमा कराए थे वो उस एंटिटी या उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो जाते हैं। तो ये होती है फाइनेंशियल गारंटी। सेकेंड टाइप ऑफ गारंटी इज परफॉर्मेंस गारंटी। सो बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक इंजीनियरिंग कंपनी है, और उसे किसी दूसरे कंट्री से हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि XYZ अपने बैंक को अप्रोच करेगा कि मेरे फेवर में एक बैंक गारंटी दो कि मैं वो हाईवे पूरा बना के दूंगा। अब XYZ कंपनी इंडिया में बैठी है, सपोज किसी कंट्री में बैठी है, और किसी आउटसाइड कंट्री को परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए कि ये काम पूरा करके देगी, क्योंकि वो दूसरे नेशन में तो नेचुरली एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता ही है। तो XYZ अपनी बैंक को अप्रोच करेगा, उसे बोलेगा कि बैंक गारंटी दो कि मैं काम पूरा करके दूंगा। तो उस दूसरे कंट्री को एक ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है मेरे पास बैंक गारंटी है तो ये काम पूरा होगा, नहीं तो मेरे पास स्टिल
कुछ पैसे तो है ही जो बैंक पूरे देगा अगर ये परफॉर्मेंस पूरा नहीं होता है तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। और थर्ड टाइप ऑफ गारंटी है डेफर्ड पेमेंट गारंटी। इस गारंटी में बेसिकली मल्टीपल पेमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, मल्टीपल पेमेंट्स हो रही है। जैसे ए ने एक मशीनरी खरीदी लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस पे और ये प्रॉमिस किया कि वो इंस्टॉलमेंट्स में इस मशीनरी की पेमेंट करेगा बी को। तो बी ने मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिए उस कस्टमर पे, ठीक है, डिफरेंट मैच्योरिटीज पे। यहाँ पे बैंक गारंटी लेता है कि ये सारे के सारे जो डिफरेंट मैच्योरिटीज पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ऐसी बैंक गारंटी लेता है कि पूरे होंगे, ये सारे फुलफिल होंगे। तो तीनों गारंटी में कॉन्सेप्ट सेम है कि बेसिकली बैंक इंटरवीन करता है अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल गारंटी बस ये था कि एडवांस में पैसा जमा हो जाता है कॉशन मनी में। परफॉर्मेंस गारंटी में एक परफॉर्मेंस का कमिटमेंट होता है और डिफर्ड पेमेंट गारंटी बेसिकली मल्टीपल मैच्योरिटीज पे जो पेमेंट हो रही है उसकी गारंटी लेता है बैंक। अब हम देखेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर इसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं। एक कोड है यूसीपी 600 बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ये स्टैंडर्ड्स, ये गाइडलाइंस फॉलो होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, तो वो ये आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स एंड इन शॉर्ट यूसीपी 600 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि लेटेस्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, सपोज दो कस्टमर हैं, दो इंडिविजुअल हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए इंपोर्टर है ऐसा हम सपोज कर लेते हैं और बी एक्सपोर्टर है। अब ए को इंपोर्ट करना है बी से और ए बी से बोलता है कि तुम मुझे गुड्स क्रेडिट में सेल कर दो, तुम पहले मुझे गुड्स भेज दो और फिर मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या रियल लाइफ में? क्योंकि यहाँ पे हम जैसे अगर हम एक कंट्री में एक सिटी की बात करें, क्या आप अपने शहर में भी क्या किसी पे ऐसा भरोसा कर लेंगे कि जैसे ठीक है मेरे शहर में मुझे किसी ने बोला है और मैं उसे जानता नहीं हूँ लेकिन उसने मुझे बोला है कि वो दूसरे मार्केट में है, मैं दूसरे मार्केट में हूँ और वो मुझे बोलता है कि मुझे क्रेडिट पे सेल कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ए बी से बोलता है कि मुझे वो मशीनरी इंपोर्ट करनी है, आप पहले गुड्स भेज दो फिर मैं पेमेंट कर दूंगा, है ना। अब बी के पास, अब बी क्यों ट्रस्ट करेगा ए पे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं। क्या गारंटी है कि ए पेमेंट कर देगा इसको और वो भी टाइम पे करेगा। और सेकंड थिंग, बी फिर बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मुझे पैसा एडवांस में दे दो, मैं उसके बाद फिर मशीनरी भेज देता हूँ। तो क्या ए विश्वास कर पाएगा कि बी पे, कि मान लो ए ने इसको पैसे तो दे दिए एडवांस में बी को, लेकिन वो मशीनरी आई नहीं, और आई तो टाइम पे नहीं आई, तो इसकी भी क्या गारंटी है। ऐसे केस में लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा काम आता है और यहाँ पे दोनों तरफ से बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि सपोज ए ने बी से बोला कि मुझे मशीनरी इंपोर्ट करके दो, ठीक है, बी इसको क्या बोलता है कि तुम मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दो, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए ए अपने बैंक के पास जाएगा, ए अपने डोमेस्टिक बैंक के पास जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं बैंक लिख रहा हूँ, इसको हम इशूइंग बैंक बोलेंगे क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा ये बैंक, इसलिए हम इसे इशूइंग बैंक बोल रहे हैं। तो ए अपने बैंक के पास गया और इसने बताया कि मुझे इंपोर्ट करना है, इतने इतने पैसे लगेंगे, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो सो दैट वो वहां से मशीनरी भेजना शुरू कर दे, मतलब वो वहां से गुड एक्सपोर्ट कर ले बेसिकली। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, ए के पूरे फाइनेंशियल चेक करेगा, फाइनेंशियल चेक करेगा, इसकी हिस्ट्री चेक करेगा, इसके प्रॉफिट टर्नओवर गुड्स चेक करेगा और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए हो सकता है कि ये कोई सिक्योरिटी भी ए की अपने पास रख ले एज ए कोलेटरल। उसके बाद वो एलसी इशू कर देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट।
अब इसने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, ठीक है, सब कुछ, सपोज बैंक को सब कुछ सही लगा और ए को इसने एलसी दे दी, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, और ए ने बी को दिया लेटर ऑफ क्रेडिट। अब बी को क्या पता कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट सही है कि नहीं, है ना, मतलब क्या प्रूफ है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जेन्युइन है ना, और फॉर्ज नहीं है, बेसिकली फेक या फ्रॉड नहीं है। तो बी भी अपने बैंक के पास जाएगा, भी अपने बैंक के पास जाएगा ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके, और इसको चेक करवाएगा कि ये सब कुछ सही है, जो बैंक ने डिटेल्स भेजी हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस केस में इस बैंक को बोलेंगे कंफर्मिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक जो क्रेडिट कंफर्म कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो बी भी अपने बैंक के पास गया और वहां पे एलसी की डिटेल्स चेक करी। उसके बाद जब दोनों पार्टी से बीच में ये टर्म्स एंड कंडीशंस वेरीफाई हो जाती हैं, सब कुछ जेन्युइन पाया जाता है, तो बी एक्सपोर्ट करता है ए को अपने गुड्स या मशीनरी, ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर देता है। और जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है एलसी पे, जैसे कि सपोज अगर गुड्स ट्रांजिट में है, अगर गुड्स ट्रांजिट में है यानी कि भेज दिए गए हैं, बी ने ए को भेज दिए हैं, पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर ट्रांजिट में भी है तो हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में एलसी में लिखा हो कि आधी पेमेंट ट्रांजिट में हो जानी चाहिए और बाकी की आधी पेमेंट उस कंट्री में पहुंचते ही हो जानी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस एलसी के अकॉर्डिंग होती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। हो सकता है कि जैसे ही बी ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हो, डॉक्यूमेंट भेज दिया हो, तो ये हो सकता है कि वही से फुल पेमेंट डिमांड करे। ये एलसी में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो इसका प्रोसेस क्या रहता है, ए पहले अपने बैंक के पास गया डोमेस्टिक, वहां से उसने बोला कि मुझे एक एलसी चाहिए क्योंकि मुझे बी से एक मशीनरी गुड्स इंपोर्ट करवाने हैं। बैंक ने इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करी, ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स कंफर्म करे, और हो सकता है असेट्स भी कोलैटरल रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसने एलसी इशू कर दी, ए ने वो बी को दी, बी ने अपने बैंक को दी, और बैंक ने बी के बैंक ने ये एलसी कंफर्म करी कि ठीक है सब कुछ सही है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसमें एलसी में सब कुछ मेंशन होता है कि अमाउंट कितना आएगा, कौन सी क्वांटिटी भेजी, पहले तो कौन सा गुड भेजा जा रहा है, उसकी कितनी क्वांटिटी भेजी जा रही है, और कितना पेमेंट आ जाएगा, कब कब आएगा, और लास्ट डेट क्या होगी पेमेंट की, ये सब कुछ मेंशन होता है। और दोनों पार्टीज को एलसी के टर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय अ बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी। इट इज एन अंडरटेकिंग कमिटमेंट बाय द बैंक advising, informing the beneficiary that the documents under LC would be honored if the beneficiary submits all the required documents as per the terms and conditions of the LC. So यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट में जो पार्टीज होती हैं। So जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, एप्लीकेंट यानी कि इंपोर्टर बैंक से रिक्वेस्ट करता है एलसी इशू करने के लिए, और इशूइंग बैंक होता है जो इंपोर्टर का ही बैंक होता है, वो एलसी इशू करता है। और किसके लिए इशू करता है, किसके फेवर में, बेनिफिशियरी जो एक्सपोर्टर होता है। तो ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एलसी में। और एलसी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स मेंशन होते हैं, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस में जो मेंशन होते हैं, वो होता है जैसे एक ओपनिंग बैंक होता है, ओपनिंग बैंक ही इशूइंग बैंक है, या फिर इंपोर्टर का बैंक है जो बेसिकली एलसी इशू कर रहा है, वो हो गया ओपनिंग बैंक, इशूइंग बैंक, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक ये एक्सपोर्टर का बैंक होता है। सो एलसी इशू करने से पहले ओपनिंग बैंक एक बार एक्सपोर्टर के बैंक से भी कम्युनिकेट करता है कि ये एलसी के टर्म्स एंड कंडीशंस फेवरेबल है क्या, तो वो हो जाता है एडवाइजिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक, अगर हम ये भी एक्सपोर्टर का ही बैंक है। सो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट नाम बोला जाता है एक ही बैंक को। जैसे एडवाइजिंग बैंक ये इशूइंग बैंक के पर्सपेक्टिव में हो गया, ठीक है। नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से उसका खुद का बैंक हो गया, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहा है, जो भी, ठीक है। और एक्सपोर्टर को भी एलसी के अगेंस्ट में एडवांस मिल सकता है, कि जैसे कि सपोज उसकी मशीनरी बनाने में काफी टाइम या काफी पैसा लगता है, और एलसी अगर आ गई उसके पास, इंपोर्टर के पास से, यानी कि उसका ऑर्डर कंफर्म है कि उसको 1 करोड़ की मशीनरी एक्सपोर्ट करनी ही है, तो उस एलसी के अगेंस्ट भी उसका जो बैंक होता है उसको फाइनेंस दे देता है, ठीक है। सो नेगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक यानी कि एक्सपोर्टर का बैंक।
So the bank also finances the exporter against the documents submitted under the LC. Confirming bank वो बैंक जो क्रेडिट कंफर्म कर रहा है, या बेसिकली एक्सपोर्टर का ही बैंक कि हाँ LC सही है। और रीइंबर्सिंग बैंक ये वो बैंक है जो बेसिकली LC का अमाउंट रीइंबर्स कर रहा है नेगोशिएटिंग या फिर कंफर्मिंग बैंक को। यानी कि ये रीइंबर्सिंग बैंक ही ओपनिंग बैंक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होने के बाद वो बैंक पेमेंट कर रहा है, रीइंबर्सिंग बैंक बेसिकली दूसरे बैंक को। सो एक बार हम टाइप्स ऑफ एलसीज भी देख लेते हैं। जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा था लास्ट वीडियो में, ये लगभग उसी तरीके से है। एक होता है साइड क्रेडिट, यानी कि एलसी रिप्रेजेंट होते ही पेमेंट, फुल पेमेंट डिमांड की जाएगी, ठीक है। एक तो ये होता है साइड क्रेडिट। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट या फिर टाइम क्रेडिट। ये वो एलसी है जिसमें लिखा होता है कि एलसी मिलने के बाद पेमेंट इस तारीख तक मिल जानी चाहिए या इस टाइम पीरियड में मिल जानी चाहिए। क्या बेसिकली पेमेंट करने में टाइम दिया जा रहा है और साइड क्रेडिट में टाइम नहीं दिया जा रहा है। ऑन डिमांड जैसे चेक में होता है कि आप चेक अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो पेमेंट विड्रॉन या डिपॉजिट इमीडिएटली हो जाती है, तो वैसे ही साइड क्रेडिट में होता है पेमेंट इमीडिएटली डिमांड की जाती है और एक्सेप्टेंस में टाइम दिया जाता है। रिवोकेबल और इररिवोकेबल क्रेडिट। एलसी में जैसे मानो कुछ कंडीशंस लिखी हो कि इस टाइम पीरियड तक पेमेंट आ जानी चाहिए या फिर इस टाइम पीरियड तक गुड्स पहुंच जाने चाहिए मेरे पास। कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शंस आते रहते हैं। हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी हो रही हो, मान लो साइक्लोन आ गया हो या अर्थक्वेक आ गया हो, और या फिर कोई भी किसी भी रीजन से हो सकता है कि गुड्स डिलीवर होने में या पेमेंट कंप्लीट होने में हो सकता है डिले हो जाए। तो इसमें इस केस में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो ट्रस्ट है, जो रिलेशंस है, वो काम आते हैं। दोनों अगर आपस में बात करके एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है 15 डेज गुड्स डिलीवरी में देर हो गई, तो इसमें क्या होगा, उस एलसी में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की जाएंगी क्योंकि बैंक टू बैंक पेमेंट हो रहा है और इसलिए एलसी में कंडीशंस चेंज करना जरूरी है। सपोज 15 डेज लेट आया तो कोई बात नहीं, नई एलसी इशू की जाएगी जिसमें डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें चेंजेस पॉसिबल है, जिस एलसी में चेंजेस पॉसिबल है उसे कहेंगे रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, और जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है वो हो जाएगा इररिवोकेबल क्रेडिट। और सपोज अच्छा चेंजेस करने के भी बैंक फिर चार्जेस लेता है, एलसी इशू करने के चार्जेस लेता है, और एलसी में अगर चेंजेस भी करवाने हैं तो उसके भी चार्जेस बैंक लेता है, और ये चेंजेस जिस पार्टी की तरफ से होते हैं उस पार्टी को वो चार्जेस बेयर करने होते हैं। डी हो गया कंफर्म क्रेडिट, यानी कि जो कंफर्म है आएगा ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा है ओनली इररिवोकेबल एलसी कैन बी कंफर्म्ड। A confirmed LC is one when a banker other than the issuing bank add its own confirmation to the credit, ठीक है। तो इसमें एक और बैंक इन्वॉल्व हो जाता है और इसलिए इसे कहते हैं कंफर्म क्रेडिट। The last type of LC is transferable credit। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है कि सपोज LC में लिखा है कि पेमेंट 2 महीने बाद आएगी, लेकिन मुझे इमीडिएटली पेमेंट चाहिए, तो मैं इस LC को अपने बैंक के पास ले जाऊंगा कि मुझे इसे एनकैश कराना है, डिस्काउंट कराना है। तो बैंक जैसे सपोज 1 करोड़ का पेमेंट आना हो तो बैंक उसको डिस्काउंट करके 95 लाख दे देगा और 5 लाख रुपए डिस्काउंट कर दिए उसने, और सामने से जब पेमेंट होगी इंपोर्टर की तरफ से तो पूरी पेमेंट कर देगा उस बैंक को, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफरेबल क्रेडिट। ओके, सो दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीट। बस लास्ट स्लाइड पे देख लेते हैं एलसी और बैंक गारंटी में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली एलसी है कमिटमेंट टू पे अगेंस्ट कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट्स और बैंक गारंटी है कमिटमेंट बाय बैंक टू पे इफ एप्लीकेंट डिफॉल्ट्स। तो यहाँ पे एलसी के केस में एक तरीके से पेमेंट मेथड है। एलसी क्या है, पेमेंट मेथड है, पेमेंट टूल है। यहाँ पे कंफर्म है कि बैंक की तरफ से कोई पेमेंट आएगी अगर डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे तो। और बैंक गारंटी एक प्रॉमिस है जिसमें कि अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट करता है तो बैंक से पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे एलसी के केस में बैंक की लायबिलिटी प्राइमरी है, यानी कि बैंक को पेमेंट करना ही है, और बैंक गारंटी के केस में बैंक की लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है। बैंक तभी पे करता है जब कोई डिफॉल्ट या ब्रीच होता है कंडीशंस में। एलसी का यूज जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में होता है, और बैंक गारंटी का यूज जनरली कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बिड्स, इन सब में होता है। इसमें मेन पर्पस जो रहता है एलसी का बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में पेमेंट सिक्योर करने का रहता है।
और बैंक गारंटी का जो पर्पज रहता है बेसिकली परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशंस, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो फुलफिल करने में रहता है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. सी यू सून.